हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश भैया, आपका प्यारा रितेश भैया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। और आप अभी अपना चैनल देख रहे हैं ज्ञान उदित के रितेश भैया। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको एक बात बताते हैं कि इस चैनल में जो अभी आप विजिट कर रहे हैं, इस चैनल में आपको अभी हमने शॉर्ट वीडियो 3-4 डाले हैं। उन शॉर्ट वीडियो में हमने टेक के बारे में, मतलब कि टेक का मतलब फैक्ट्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। फैक्ट्स जानते हैं कि साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में हमने उस वीडियो में, उन शॉर्ट वीडियो में बताया है। तो आप उनको भी देखते रहिए, प्लस आपकी नॉलेज वहां से बढ़ेगी। उसके बाद आप यहाँ पे ये वाली क्लासेस भी देखते रहिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। बढ़िया है, इतनी बातें हमने कर ली है। आइए फटाफट से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम इसको बहुत जल्दी से आसान भाषा में अच्छे तरीके से सिखाएंगे। बस उसी तरीके की हम आपकी भाषा और आपके मगज में दिमाग में इसको रखने वाले हैं। तो आप चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा। ये भी हमारे चैनल पे आने का या इस वीडियो को देखने का मकसद होता है कि यदि आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को आप तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आपको यह वीडियो पूरी तरीके से समझ आए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को। तो देखिए, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, क्वांटम संख्या कुछ ऐसी संख्या होती हैं, 4 टाइप की होती हैं, ये बता देते हैं। और कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिनके माध्यम से या जिनके द्वारा जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता हम इन क्वांटम संख्याओं के माध्यम से लगाते हैं। तो क्वांटम संख्याएं समझ गए क्या होती हैं। और क्वांटम संख्या होती कितने टाइप की हैं? ओनली और ओनली 4 टाइप्स होती हैं। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। इनको हम यहाँ पर लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने 4 टाइप की क्वांटम संख्या लिख दी हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कौन कौन सी थी। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इन 4 क्वांटम संख्याओं के माध्यम से हम परमाणु में जो घूम रहा इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति का पता लगाएंगे और आपके सामने हम स्थिति को, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को जानेंगे, पहचानेंगे और ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से हम उस इलेक्ट्रॉन को पहचानेंगे। जैसे आपका नाम है, कुछ भी ABCD नाम है, तो आपका नाम से ही हम लोग जानते हैं ना कि आपका क्या नाम है। तो उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को कैसे पहचानेंगे, तो इन क्वांटम संख्याओं के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन की जानकारी लेंगे कि वह कहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला जो क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या ये होती क्या है इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं और बताते हैं, आपको समझना है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित, स्मॉल n है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको भी समझ आई है और हमको भी समझ आई है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह जो क्वांटम संख्या है यह परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी स्थिति को पता करता है। और वह कौन सी स्थिति होगी, यह n की वैल्यू बताएगी, कोश की संख्या। आपने पढ़ा है ना, कोश क्या होता है, उपकोश क्या होता है और सेल क्या होते हैं, सारी चीजें आपने पढ़ी है। कोश की संख्या। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये आपके पास परमाणु है, ये आपके पास कोई एलिमेंट है, ये आपका नाभिक है। उसके बाद यहाँ पर ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है और ये हमारा तीसरा कोश है। तो पहले कोश के लिए n की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, दूसरे कोश के लिए n की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और तीसरे कोश के लिए n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये जो n की वैल्यू है ये हमें मुख्य क्वांटम संख्या का उपचार देती है। और मुख्य क्वांटम संख्या यही बताती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वह कौन से कोश में घूम रहा है। अब मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन, या तो आपके पास ये हमारे पास उदाहरण दे रखा है 2p3, तो 2 यहाँ पर जो ये 2 होगा यही बताएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर npn डैश है, npn डैश, तो ये यहाँ पर एक हमने ऐसी साधारण सी वैल्यू ली है, इससे हम समझते हैं यहाँ पर जो n की वैल्यू है,
ठीक, ये n की वैल्यू हमें बताएगी कोस की संख्या। और ये जो p है, यहाँ पर p भी हो सकता है, s भी हो सकता है, d भी हो सकता है, f भी हो सकता है। तो इसकी बात हम अगले क्वांटम संख्या में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम n की वैल्यू जानते हैं कि यहाँ पर यदि n की जगह पर जैसे मान लीजिए 2 आ गया या 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कौन से कोस में घूम रहा है। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया 2p, तो हमारा जो दूसरा कोस है, पहला कोस दूसरा कोस, n की वैल्यू 2 इसमें है, तो इस वाले कोस में इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से चक्कर लगा रहा होगा। इस वाले में नहीं, ना ही इस वाले में। 2 हमने बताया तो दूसरे कोस में ही लगा रहा होगा। ठीक है, बात समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, आइए उसकी बात हम यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए, द्विगंशी क्वांटम संख्या, जैसा कि हमने डाल दिया हेडिंग, द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है इसके बारे में समझिए। हम इसको L से प्रदर्शित करते हैं, जो कि है स्मॉल l। इससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शन। ठीक, ऐसे लिख दे रहे शॉर्ट में कि आपको समझ भी आए, समय भी कम जाए। हम इसका प्रदर्शन स्मॉल l से करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जब हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि L की वैल्यू हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या बताएगी, तो L की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये तो पता होना चाहिए कि L की वैल्यू है क्या। तो L की वैल्यू हमें बताएगी क्या, ये बताएगी उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या। ये उपकोष बताएगा कि कौन सा उपकोष में हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जैसे पहले n स्मॉल n हमारे बता रहा था कि कोष की संख्या, अब ये बताएगा उपकोष मतलब कौन से उपकोष में हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू है जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको लिखा होगा उपकोष, और यहाँ पर L की वैल्यू, L का मान। तो यहाँ पर देखिए उपकोष आपके पास 4 टाइप के होते हैं, ये भी आपको पता होगा, S, P, D, F। अब यहाँ पर हम आपको यहीं पर बता देंगे कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथ ही साथ हम इसमें यह भी बता देंगे कि कितने डिब्बे किस उपकोष में होते हैं। यहाँ पर 1 डिब्बा होता है, यहाँ पर 2 डिब्बे होते हैं, सॉरी 3 डिब्बे होते हैं, यहाँ पर 5 डिब्बे होते हैं। अब ये डिब्बे क्या है, ये भी हम आपको समझाएंगे कि ये डिब्बे क्या है। और इसमें हमारे पास 7 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमने 7 डिब्बे बना दिए। मतलब ये क्या है कि इसमें पहला 1 डिब्बा होगा, इसमें 3 डिब्बे होंगे, इसमें 5 होंगे और इसमें 7 होंगे। और प्रत्येक एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, एक होगा क्लॉकवाइज। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे आते आते। हम जब अगली क्वांटम संख्या चलेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। बस आप ये याद कर लीजिएगा कि क्या है ये सारे डिब्बे का चक्कर क्या है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम L की वैल्यू S के लिए देखते हैं, तो L की वैल्यू जो S के लिए है वो 0 आएगी, और P के लिए L की वैल्यू 1 आएगी, D के लिए L की वैल्यू 2 आएगी, और F के लिए L की वैल्यू 3 आएगी। इस तरीके से आप वैल्यू याद कर लेंगे तो आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने 2 निकाला, तो 2 क्या है, हमारा L की वैल्यू N की वैल्यू है, और यहाँ पर P आया है, तो P के लिए L की वैल्यू क्या है 1। मतलब यहाँ से हमने L की वैल्यू फाइंड कर ली 1। तो हमने 2 से क्वांटम संख्या पढ़ ली और दोनों क्वांटम संख्या हमने यहाँ पे निकाल के दी। अब हम इसी एग्जांपल से आगे भी क्वांटम संख्या निकालेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पर वीडियो को जब देख रहे हैं, समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए, सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको समझ आए। ठीक है, तो आइए आगे समझाते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर भी देंगे, चलिए तो इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगली जो क्वांटम संख्या है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m से हम इसका प्रदर्शन करते हैं। ये इसका क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ओके, ये हमने बात समझ ली। अब यह स्मॉल n इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताएगा, यह इलेक्ट्रॉन के बारे में यह बताएगा कि वो जो डिब्बे हमने बनाए थे, यह बताएगा कि वह इलेक्ट्रॉन कौन से डिब्बे में उपस्थित है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल हम लिए हैं तो आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि डिब्बे की जानकारी, डिब्बे की जानकारी। यहाँ पे हम अपनी भाषा में दिखा रहे हैं और आप समझते चलिए कि कैसी भाषा है, और बहुत आसान भाषा है।
जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा है, आसान भाषा में समझाएंगे तो आसान भाषा में ही समझाएंगे। अब यहाँ पर 2p3 है। अब यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने n की वैल्यू क्या फाइंड की थी बताइए? n की वैल्यू क्या थी? 2। और l की वैल्यू अभी बताया था कि यदि s होगा तो 0 होगा, p होगा तो 1 होगा, d होगा तो 2 होगा, f होगा तो 3 होगा। और इसलिए l की वैल्यू हमने यहाँ से p है, इसलिए हमारे पास 1 आ जाएगी। अब अगली क्वांटम संख्या m है। m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको क्या बताता है? डिब्बे की जानकारी देता है। और इसका एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए क्या है, -L2 प्लस है। बस खत्म, फॉर्मूला खत्म। समझ आया क्या है? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि आपका जो शून्य है या आपका 0 है ये इंक्लूडेड है, मतलब शून्य सहित। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखिए -L की मतलब यहाँ पर L की वैल्यू हम रख देंगे 1, तो -1 से +1। ठीक, -1 से +1। अब यहाँ पर आपके पास शून्य सहित है, मतलब ऐसे होती, ऐसी एक स्केल होती है, 0 होता है, इधर +1 2 3 और इधर -1 -2 -3, इस तरीके से चलता है। हमको कहाँ से जाना है? -1 से +1 तक जाना है, इधर प्लस की वैल्यू चलती है ना, तो इस तरीके से -1 से +1 जाएंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू आएंगी, ये वाली। कौन कौन सी आएंगी? -1 0 और +1। तो ये आपके पास 3 वैल्यू आ गई। और हमें यहीं पर पता चल जाता है कि p उपकोष में 3 डिब्बे होते हैं। हमने आपको पिछले ही अभी बताया था, जब आपको नहीं समझ आया तो पीछे देख लीजिएगा कि कौन से में कितने डिब्बे होते हैं। बाकी हम आपको एक बार मौखिक बताते हैं। s उपकोष में आपके पास 1 डिब्बा होता है, p उपकोष में आपके पास 3 डिब्बे होते हैं, d उपकोष में आपके पास 5 डिब्बे होते हैं, f उपकोष में आपके पास 7 डिब्बे होते हैं। और प्रत्येक एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकालनी है। अब इन वैल्यू को हम कैसे रखेंगे समझते चलिए। हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ये लिखा रहेगा। अब यहाँ पे आपको पास पता हो गया है कि p उपकोष है तो आपके पास 3 डिब्बे होंगे, यहाँ पर 3 डिब्बे आप बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, बना दिए। अब इन वैल्यू को आप यहाँ पर एक डिब्बे के नीचे ये, एक डिब्बे के नीचे ये, एक डिब्बे के नीचे मत लिए, मतलब 3 वैल्यू है तो 3 डिब्बे के लिए 3 एक एक वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? हुंड के नियमानुसार भरेंगे। यदि आप हुंड का नियम नहीं जानते हैं तो हुंड के नियम का टॉपिक हम आपको बताएंगे। कब बताएंगे? जब आप इस वीडियो के कमेंट करेंगे कि हमें हुंड का नियम वाला टॉपिक चाहिए। ठीक, भैया आपको सारा जानकारी देने वाले हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से भरेंगे। और यदि चौथा इलेक्ट्रॉन होता तो हम चौथे इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भर देते, और यदि 5वां होता तो इस तरीके से भर देते। लेकिन ऐसे नहीं करते। कैसे? यहाँ पे आपके पास 3 डिब्बे हैं और आप सोच रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं भरेंगे। ये हुंड का नियम नहीं कहता है। ठीक, ओके। हुंड का नियम यदि आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको वीडियो देंगे उसके टॉपिक पर भी। यहाँ पर आप समझिए कि हमने ये इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अनुसार। और अब हम L की वैल्यू निकालेंगे। L की वैल्यू यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोलेगा। क्या बोलेगा? L की वैल्यू नहीं बोलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे कि आपको बोला जाए कि आपके पास इस उपकोष या इस अंतिम कोष है, ये बाह्यतम कोष है, किसी भी एलिमेंट का मान लेते हैं। और इस एलिमेंट में जो अंतिम कोष है उसके तीनों की यदि वैल्यू निकालेंगे तो इसकी सब 3 अलग अलग वैल्यू आएंगी। लेकिन यदि यहाँ पे पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोल दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर पर्टिकुलर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया है, तो आपको दूसरा ही इलेक्ट्रॉन देखना है। पहला इलेक्ट्रॉन ये होगा, दूसरा ये होगा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या आई है? 0। और यहाँ पर यदि पहला इलेक्ट्रॉन बोलता तो m की वैल्यू -1, यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन बोलता तो m की वैल्यू +1। इस तरीके से आप समझेंगे कि m की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बात समझ आई है? बहुत अच्छी बात है। यदि आप इतना समझ पा रहे हैं तो आपको वीडियो भी अच्छे तरीके से समझ आ रही है। लाइक कर दीजिए समझ आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं और आगे वाली जानकारी लेते हैं। तो देखिए चक्रण क्वांटम संख्या जो अंतिम क्वांटम संख्या है, हम यहाँ पर जानेंगे कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो जल्दी बोल रहे थे, लेकिन अब चक्रण क्वांटम संख्या धीरे धीरे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा इसीलिए है ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ आए। ठीक, जिस बच्चे को तेज लग रहा हो वो आराम से देख सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, हमने बहुत अच्छे से समझाया है। अब चक्रण क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए चक्रण क्वांटम संख्या को हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से इसका हम प्रदर्शन करते हैं स्मॉल s से।
ये आप याद रखिएगा, साथ ही साथ लिखते भी चलिएगा। और यहाँ हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा बताता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा हमें यह क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या बताती है। कैसे बताएगी, यदि आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नजर आए तो आपकी जो s की वैल्यू होगी वो +½ होगी, और इस तरीके से जब ये नजर आएगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। यहाँ पर आपके पास घड़ी होती है ना, ये घड़ी है, तो आपकी जो सुई है वो इस तरीके से इस तरफ चलती है, तो ये होगा घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज घूमेगा। और मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, या तो आपके पास इस तरीके से दर्शाया गया है, ये यहाँ पर ये s की वैल्यू यहाँ पर बताएगा कि -½ है, और यहाँ पर इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में। ओके, जब आप यहां तक की बातें समझ चुके हैं तो आइए देखते हैं कि कैसा हमारे पास वो सब था। तो सारी चीजें अब हम लिखेंगे। n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू क्या थी 2, l की वैल्यू क्या थी, p आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, s आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और d आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और f आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। बस याद रखते चलिए, जिस तरह के हमें याद है तो उस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए। तो m की वैल्यू अभी हमने बताई थी, इस तरीके से आपने डिब्बे बनाए, और यहाँ पर -1 से +1 तक जाना है। -1 यहाँ नहीं भरेंगे, नीचे लिखेंगे -1, 0 और +1। अब यहाँ पर हमें बताना है दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में। दूसरा बोला था ना, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आप भरेंगे, पहले तीनों इलेक्ट्रॉन भर दिया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास m की वैल्यू 0 आई थी, तो 0 हमने लिख दिया। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे ये किस तरीके से है, इस तरीके से है और इस तरीके से है, ये हमें बताता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ हो जाएगी, और ये घूमेगा किस तरीके से, क्लॉकवाइज घूमेगा। और ये दिशा हमें बताता है कि ये हमारा +½ हो जाएगी, मतलब s की वैल्यू हमने बता दी +½ हो गया। क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या यहाँ पर हमने चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल के आपको दिखाए हैं। अब यहाँ पर हम इन तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या आपको निकाल के यहीं पर बताते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर आपके पास हमने क्वेश्चन लिख दिया, उसी को किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ये भी आप समझ जाएंगे कि क्यों क्वेश्चन आएगा आपके पास। किसी x तत्व के बाह्यतम कोश आपको दे रखा है 2p3 के तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याएं के मान हमें बताना है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया रखा है। अब यहाँ पर आपको तत्व नहीं दिया है, केवल बाह्यतम कोश दिया है, और यदि आपके पास बाह्यतम कोश नहीं दिया होगा तो तत्व दिया होगा, और तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लेवल का है और अच्छे समझते चलिए, हम उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बाह्यतम कोश लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं बाह्यतम कोश क्या है हमारे पास बाह्यतम कोश। देखिए यहाँ पर ध्यान से 2p3, इसी को हमने एग्जांपल लिया था और इसी से हम आपको करके दिखा रहे हैं 2p3, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, 2p3 हो गया। अब यहाँ पर आपको जैसे ही आपने 2 देखा तो हमको तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग बनाने होंगे। ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बताएंगे n की वैल्यू, और यहाँ पर l की वैल्यू, यहाँ पर m की वैल्यू, और यहाँ पर s की वैल्यू इन तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए। पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लेते हैं ना, ताकि आपको आसानी हो समझ आने में। दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या आएगी, इसको छोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब n की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन या दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे दूसरे कोश में है, यहीं पर यही बता रहा है ना कि n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 में मतलब तीनों में समान होगी, तीनों में हमारी n की वैल्यू समान है। अब l की वैल्यू यहाँ पर p उपकोश है, p उपकोश में ही तीनों इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यही है कि l की वैल्यू जो होगी वो तीनों में कॉमन होगी, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए कॉमन होगी। तो l की वैल्यू हमने निकाली थी 1। कैसे निकाली थी आपको बता दिया था कि s की वैल्यू, यदि s आएगा तो s के लिए l की वैल्यू 0 हो जाएगी, p आएगा तो इसके लिए 1 हो जाएगी,
डी आएगा तो इसके लिए 2 हो जाएगी और एफ आएगा तो इसके लिए 3 हो जाएगी। यहाँ पर आपको हमने बता दिया था। अगली जो वैल्यू है एम, अब ये वैल्यू तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगी। कैसे होगी, यहाँ पर हमने आपको फॉर्मूला भी बताया है कि एम की वैल्यू निकालने के लिए आपको -L से +L जाना होता है, वो भी शून्य सहित। तो आपके पास 3 डिब्बे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है और यहाँ पर होते भी हैं। p उपकोष में हमारे पास 3 डिब्बे होते हैं, s उपकोष में हमारे पास 1 डिब्बा होता है और प्रत्येक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात हमने जब से हम बोल रहे हैं, जब से हम आपको ये वीडियो पढ़ा रहे हैं ये सब, तो हमने कई बार बोल दिया है। आपको अब तक तो याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए था। ठीक है, याद हो गया होगा, कोई बात नहीं, आपको समझ भी आ रहा है। अब -L से +L जाना है। L की वैल्यू हमारे पास +1 आई है, यहाँ पर -1 0 +1, ये भी हमने आपको बता ही दिया था अभी तक करके। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1 होगी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होगी और इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1 होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन में कौन कितने, मतलब इन डिब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1 है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए -1 m की वैल्यू, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास 0 है 0 और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास +1 है। इस तरीके से आपने निकाल लिया। अभी इसको बना रहने देते हैं, ठीक, बना रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 3 इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन हमको इस तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब है कि s की वैल्यू हमारे पास +½ होगी और दूसरा भी तीसरा भी इसी तरीके से दिख रहा है और s की वैल्यू +½ ही होगी। थोड़ा समझ रहे हैं, दिक्कत है, ओके कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए n l m s की वैल्यू निकाल दी, मतलब कि क्वांटम संख्या हमने तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दिया है। और आप भी यहाँ पर समझ चुके होंगे कि क्वांटम संख्या वाला टॉपिक कितना आसान है और आप कितने आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं और तब आप कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या अंतर है। थोड़ा पढ़ लीजिए कैसा है, देखिए हम बताते हैं पढ़ के भी और आपको समझाते भी हैं। ये आपको दिख रहा है और आप इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना, हो गए ना। ये क्या बना दिया, क्या यार, ये आपको दिख नहीं रहा है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। ठीक है, यहाँ पर तत्व ही तो लिखा है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। मतलब ऑक्सीजन का जो बाह्यतम कोश है उसमें उपस्थित जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमें चारों क्वांटम संख्या बतानी है। तो आप बताएंगे आसानी से। अब यहाँ पर आपके पास एक समस्या आ गई कि ऑक्सीजन का जो बाह्यतम कोश है हम उसके लिए कैसे निकालें बाह्यतम कोश। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, वो भी अफबाउ के नियम द्वारा। कैसा, देखिए ऑक्सीजन का हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से करेंगे। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वो आप समझ गए तो आप कर लेंगे। 1s 2s 3s 4s इस तरीके से आप बनाइए, 5s 6s 2p 3p 3d 4p 4d 4f 5p 5d 5f। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि आपको समझ भी आ, मतलब जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, बता तो अभी आराम से रहे हैं। ठीक, देखिए इतने एक वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास किया, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये हमारे पास एक रूल होता है जिसको बोलते हैं अफबाउ का नियम। इस नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड कर सकते हैं किसी भी तत्व का। कैसे, देखिए आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि s उपकोष में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, p उपकोष में हमारे पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 3 डिब्बे होते हैं और 3 एक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें होंगे 14 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों को हम इनके ऊपर दर्शाते हैं। ठीक, अब देखिए पहले हम भरेंगे 1s में, फिर दूसरा भरेंगे 2s में, फिर उसके बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इस तरीके से आप ये लाइन बना लेंगे और आप भरते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉनों को। बस ये आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि इसके बाद आपको सीधे यहाँ जाना है इस तरीके से। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के अप्लाई करके हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। देखिए पहला है 1s
2s 3s 3s है, हाँ है, 1s 2s 2p। अब क्या है 2p, देखिए यहां पर आप यदि लिखेंगे यहां पर आपसे गलती नहीं होगी। अगला है 3s। अब देखिए यहाँ पर हम इतना लिखते हैं और आपको पता है कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितना इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो 8 होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 होते हैं। अब इसमें हम भरेंगे, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और इसमें बचेंगे कितने 4, और इसमें कोई नहीं होगा, इसमें भरेंगे 0 और इसका काम ही नहीं है तो इसको हटा देंगे तो बाह्यतम कोष हमारे पास कौन सा है 2p4 आया। समझ आया किस तरीके से बाह्यतम कोष निकालेंगे? ठीक, ओके, कोई बात है नहीं, दिक्कत परेशानी कोई भी है नहीं। अब इसको हम लिखेंगे और चारों क्वांटम संख्या फटाफट 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 निकाल देंगे और आप भी हमारे साथ निकालते रहिए ताकि आपको जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए, अपर हो जाए, अप लेवल बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बाह्यतम कोष हमने फाइंड कर लिया 2p4। अब यहाँ पर आप जैसे इसको देखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 वैल्यू तो आराम से निकल जानी चाहिए। कौन कौन सी है? पहली वैल्यू है n की वैल्यू। n की वैल्यू यहाँ पर आप बताइए कौन सी होगी? 2 होगी, 2 लिख दिया। l की वैल्यू अभी हमने आपको p के लिए बता ही रखा कि 1 होगी और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, इसलिए हम m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है कि p उपकोष के लिए यहाँ पर m की वैल्यू और l की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मतलब इनके लिए कैसे फाइंड करते हैं, तो -l से +l, मतलब इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। और चौथा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना आना चाहिए हुंड का नियम कि पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, अब चौथा इसमें। चौथा इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरीके से घूम रहा है और इसके लिए हमारे पास m की वैल्यू क्या है? -1 है। इस तरीके से -1 लिख देंगे। अब s की वैल्यू यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन तो घूम नहीं रहा है। चौथा इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से घूम रहा है। तो इस तरीके से जब घूम रहा है, इसके लिए हमने बताया कि वैल्यू में रखते हैं -12, तो इसलिए हमारे पास -12 आ जाएगा। और ये -12 ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर कर रहा है। और हमने चारों क्वांटम संख्याएं ऑक्सीजन के लास्ट, मतलब बाह्यतम कोष के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दी। बताइए कुछ कठिन था? कोई सा भी यदि आपको यहाँ पर टॉपिक नहीं समझ आया है तो आप सीधे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और हम आपको अगली वीडियो में या इसी कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे या करेंगे जरूर से जरूर। ठीक है, आशा करते हैं आपको इसमें जो बताए गए हमने सारे कंसेप्ट हैं वो सारे आपको समझ आए होंगे और आने भी चाहिए यदि आपने ध्यान से देखा है तो। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमने अपना वादा तो कंप्लीट कर दिया और अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, हाँ कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको यह समझ आया है। और कमेंट भी जरूर करिएगा कि जो आपको टॉपिक चाहिए उस पर कमेंट करेगा, हम आपको बताएंगे। तो आइए अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।